सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपीआई ट्यूटोरियल। और आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि नोड जेएस में कैसे कोई भी हमारी रेस्ट एपीआई क्रिएट की जाती हैं, साथ के साथ कैसे हमारा मोंगोडीबी सेटअप करके हम किसी भी डेटाबेस में अपना जो डेटा है, एपीआई का जो रिस्पॉन्स है उसको सेव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कोई भी मेरा नोड जेएस का प्रोजेक्ट कैसे सेटअप किया जाता है, क्या मेरी कमांड होती हैं, क्या मेरे सिंटैक्स होते हैं, ओके, क्या मेरा एनपीएम होता है। सो लेट्स स्टार्ट इन दिस वीडियो। यहाँ पे मैंने एक अपना छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है जहाँ पे ना कुछ मेरी फाइल्स हैं। सबसे पहले सपोज मेरे पास एक बिल्कुल नई फाइल है। मैंने एक नया फ़ोल्डर बनाऊँगा और उसके अंदर मेरे पास एक कमांड होती है npm init y। npm init y को इनिशियलाइज़ कर दूँगा। npm की फुल फॉर्म क्या होती है? नोड पैकेज मैनेजर। तो बेसिकली कोई नोड जेएस के प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हमारे पास कुछ पैकेजेस होने चाहिए जिनके थ्रू हमारा जो कोड है वो रन करेगा। तो एनपीएम के थ्रू अपने कोड में, अपने नोड जेएस के प्रोजेक्ट में एनपीएम को इनिशियलाइज कर लिया है। अब कोई भी मुझे पैकेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो मैं उसको अपने प्रोजेक्ट में डायरेक्टली इनिशियलाइज कर लूँगा। इनिशियलाइज करने का जो सिंटैक्स होता है, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये रिक्वायर करने का ये सिंटैक्स है कि कॉन्स्ट उस पैकेज का नेम रिक्वायर और उस पैकेज का यहाँ पे नाम डाल दिया हमने डबल कोट्स के अंदर। तो ये मेरा नोड पैकेज मैनेजर होता है, जो भी मेरे जितने भी पैकेजेस हैं उनको मैं इंस्टॉल करता हूँ। तो जब जैसे ही ये कमांड मैं अपने सिस्टम में रन करूँगा तो मेरे पास एक फ़ाइल बनेगी पैकेट डॉट जेसन की फ़ाइल बनेगी। तो बहुत सारे इंटरव्यूअर पूछते हैं कि जब जब भी मेरे नोड जेस जो भी मेरा नोड जेस का प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर पैकेट डॉट जेसन फाइल क्या काम करती है। तो पैकेट डॉट जेसन के अंदर क्या होता है, जो भी मेरा नोड जेएस का प्रोजेक्ट है उसके अंदर जितने भी मैंने अपने पैकेजेस इंस्टॉल करे हैं उन सब की लिस्ट होती है विद उनके वर्जन के साथ। तो सपोज़ कि मैंने अभी इसमें 5 से 6 पैकेजेस इंस्टॉल करे हैं तो यहाँ पे उनकी लिस्ट दिखाई दे रही है मुझको। तो पैकेट डॉट जेसन मुझे ये बताती है कि मेरे पूरे प्रोजेक्ट में कितने पैकेजेस यूज़ हुए हैं और कौन से पैकेज का कौन सा वर्जन है। तो ये क्रिएट करने के बाद सबसे पहले मैं अपने एक सर्वर क्रिएट करूँगा। उस सर्वर के थ्रू ही जितनी भी मेरी रेस्ट एपीआईज होंगी वो रन करेगी। उसके साथ के साथ हम ये देखेंगे कि नोड जेएस का जो हमारा फाइल स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। तो सबसे पहले हमने एक एसआरसी का फ़ोल्डर यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है और एसआरसी फ़ोल्डर के अंदर ही मेरे पास जितने भी मेरी कोडिंग की फाइल होंगी वो उसके अंदर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो एसआरसी के अंदर सबसे पहले मैंने यहाँ पे index.js बनाया है जहाँ पे मैंने नंबर ऑफ पैकेजेस को इंस्टॉल करा है, प्लस साथ के साथ सर्वर क्रिएट करा है। सर्वर क्रिएट करना सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि मैं जब यहाँ पे सर्वर क्रिएट करूँगा उसके बाद ही मेरे उस सर्वर पे जो भी मेरी रेस्ट एपीआईज है वो रन करेंगी। तो मैंने यहाँ पे एक्सप्रेस फ्रेमवर्क का यूज़ कर रहा हूँ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपने एक्सप्रेस फ्रेमवर्क को यहाँ पे रिक्वायर कर लिया है और यहाँ पे ऐप के थ्रू एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल के थ्रू इसको इनिशियलाइज कर लिया है। यहाँ पे नंबर ऑफ पैकेजेस जैसे .env है, मेरे पास कोर्स है, पाथ है। तो इनका यूज़ हम आगे देखेंगे कि इनका पर्टिकुलर यूज़ क्या क्या होता है। अभी सिर्फ हमने यहाँ पे इनको रिक्वायर कर लिया है। जैसे ही मैं अपने एक्सप्रेस फ्रेमवर्क को यहाँ पे रिक्वायर कर लूँगा और एक वेरिएबल के साथ इसको इनिशियलाइज कर दिया है। उसके बाद ये एक लाइन ऑफ कोड है जहाँ पे मैं अपने सर्वर को लिसन कर रहा हूँ, मतलब एक सर्वर को कॉल कर रहा हूँ। तो सर्वर को कॉल करने के लिए सबसे मुझे ये बताना पड़ता है कि मुझे जो भी मेरी एपीआईज होंगी वो कौन से पोर्ट पे रन करेंगी। तो लोकल होस्ट में मैंने यहाँ पे टेस्टिंग के लिए 7000 ले लिया है। इसका जो सिंटैक्स होता है वो ऐप डॉट लिसन होता है। लिसन करेगा मेरा पोर्ट नंबर को लिसन करेगा। तो पोर्ट नंबर मेरा क्या है यहाँ पे 7000 है। आप अपना कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद कंसोल डॉट लॉग एक कमांड होती है नोड जेएस में जो भी मेरा टर्मिनल है यहाँ पे उसमें कंसोल करेगी। मतलब वहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर जो भी लिखूंगा वो यहाँ पे कंसोल मुझे दिखाई देगी। ओके, तो ये मेरा बेसिक स्ट्रक्चर था बिल्कुल नोड जेएस का, जहाँ पे मैंने अपने यहाँ में index.js की फाइल बनाई और एक सर्वर को यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब इस सर्वर को रन करने के लिए मेरे पास एक कमांड होती है, मैं लिखता हूँ नोड src, जो कि मेरा फोल्डर का नाम था, और उसके अंदर मेरी index.js है। इसको मैं एंटर करूँगा तो मेरा यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है कि सर्वर इज़ रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 7000। ये क्यों लिखा आ गया? कि मैंने कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो यहाँ से मेरा सर्वर रन कर गया है। अब हम आते हैं सबसे पहले अपना फाइल स्ट्रक्चर पे। उसके बाद हम देखेंगे कैसे मेरे एपीआई के राउट्स क्रिएट होते हैं और उनके लॉजिक क्रिएट किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे नंबर ऑफ फोल्डर्स हैं, जैसे कंट्रोलर है, मॉडल्स है, मॉड्यूल्स है, राउट्स हैं।
हम एक-एक करके इन बारे में देखते हैं। index.js के बाद सबसे पहले मेरा फ़ोल्डर बनेगा राउट्स का। राउट्स के अंदर क्या होता है, बेसिकली जो भी मेरे एपीआई के राउट्स होते हैं मैं उनको डिफ़ाइन करता हूँ सिर्फ़। तो जो भी मुझे एपीआई की नीड होगी सबसे पहले मैं उनके यहाँ पे राउट बना दूँगा। सॉरी, मैं उनके राउट्स बना दूँगा। अब राउट बनाने में जैसे आपको सिंटैक्स दिख रहा होगा, राउटर डॉट गेट उस एपीआई का राउटर का नेम, और यहाँ पे जो मेरा पार्ट है ये मेरा जहाँ भी मैं लॉजिक लिखूँगा उस लॉजिक में जो फंक्शन यूज़ करा है यहाँ पे उसका नेम है। अब सबसे पहले हम जब बात करते हैं यहाँ पे, आप जैसे आप यहाँ पे आपको सिर्फ गेट दिख रहा है, तो यहाँ पे जो मेरी एपीआई के राउट्स होते हैं, तो यहाँ जो राउट्स होते हैं सिर्फ मैंने अभी यहाँ पे गेट यूज़ कर रखा है, बट यहाँ पे मेरे इतने तरह के होते तो और भी तरह के हैं, बट मेनली हम यहाँ पे इतना तरह के एपीआई के जो सिंटैक्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने राउटर डॉट गेट कर रखा है, उसके बाद मेरा पोस्ट भी होता है, पैच होता है, पुट होता है, डिलीट होता है। तो इन सब के अपने अलग-अलग सिंटैक्स होते हैं, प्लस मीनिंग भी होते हैं। सपोज़ अगर कोई गेट की एपीआई है, तो डेवलपर ये देखेगा कि हाँ, गेट की एपीआई है, मुझे कोई एपीआई का रिस्पॉन्स में गेट करना है, ओनली सिर्फ गेट हो रहा है। अगर कोई पोस्ट की एपीआई होगी, दैट मीन्स कि फ्रंट एंड से मेरे पास कोई इनकमिंग रिक्वेस्ट आ रही है और मैं उस पर कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, तो वो मेरी पोस्ट की एपीआई हो गई। पैच और पुट की एपीआई मेरे यूज़ होती है, जो एपीआई है वो मेरा अपडेशन के लिए काम आती है। अगर कोई भी पैच या पुट की एपीआई होगी तो डेवलपर समझ जाएगा कि हाँ, इसमें कोई अपडेट का काम हो रहा है, और डिलीट का मतलब है कि इस एपीआई में कोई भी डिलीशन मेरा काम हो रहा है। अब इसके अंदर डिफरेंस होता है पुट और पैच के अंदर, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये मेरे नंबर ऑफ सिंटैक्स हो गए अपने एपीआई के राउट को डिफाइन करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे एक गेट की एपीआई बना रखी है जहाँ पे मैंने अपना राउट्स को डिफाइन कर दिया है, और ये मेरा फंक्शन का नेम है जहाँ पे मेरा लॉजिक लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैंने एक अपना राउट का फ़ोल्डर क्रिएट करा, उसके अंदर user.js के अंदर जो भी जितने भी मेरे राउट्स थे उनको डिफाइन कर दिया है। अब ये यहाँ पे डिफाइन करने के बाद इनके मुझे लॉजिक भी लिखने होंगे कि मेरा जो ये एपीआई का लॉजिक काम क्या कर रहा है। तो जितने भी मेरे लॉजिक का काम होता है वो मैं कंट्रोलर के अंदर करता हूँ। कंट्रोलर के अंदर मैंने user.js बनाई, और यहाँ पे मैंने जितने भी एपीआई के राउट डिफाइन कर रखे थे उनके यहाँ पे लॉजिक लिखे हुए हैं, जो भी मुझे अपने लॉजिक में काम करना है। उसके बाद सपोज़ कि मैंने राउट्स डिफाइन कर दिए, वहाँ पे अपने लॉजिक लिख दिए। अब उन लॉजिक के रिस्पॉन्स, जो भी मैंने लॉजिक का रिस्पॉन्स लिखा, जो भी रिटर्न में मिल रहा है, मुझे उसको डेटाबेस में सेव करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे हम अपने एक मोंगोडीबी डेटाबेस को अपने प्रोजेक्ट में सेटअप करेंगे और डेटाबेस को स्टोर करेंगे। तो सेटअप करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक मॉड्यूल्स की फ़ाइल बनाई है। मॉड्यूल्स की फ़ाइल के अंदर जो भी मेरी एक्स्ट्रा फाइल्स होती है मैं उनको रखता हूँ। सपोज़ मैंने db.js रख रखी है यहाँ पे। db.js के अंदर मेरे जो mongodb है उसको मैंने इनिशियलाइज़ कर रखा है यहाँ पे। तो मेरा एक पैकेज होता है mongoose, डेटाबेस का पैकेज होता है, जो कि डेटाबेस का एक पैकेज होता है mongoose, जो कि मेरे डेटाबेस को कनेक्ट करेगा। तो mongoose डॉट कनेक्ट ये इसका सिंटैक्स है, जिसके अंदर मैं अपनी लोकल होस्ट, यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है mongodb/127.0.0.1, तो इसका मतलब है कि मैं अपने लोकल होस्ट को कॉल कर रहा हूँ, और 27.0.0.17 यहाँ पे पोर्ट नंबर होता है उस डेटाबेस का, और स्लैश स्टॉक लिस्ट मतलब यहाँ पे मेरे डेटाबेस का नेम है। तो मेरा स्टॉक लिस्ट नाम से डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा मेरे लोकल में। जैसे मैं अब इसका सपोज़ मैंने यहाँ पे क्रिएट तो कर दिया, अब मुझे देखेगा कहाँ पे, तो यहाँ पे mongodb का एक GUI होता है जो कि हमें इंस्टॉल करना होता है, मोंगोडीबी कंपास के नाम से। आपको मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा, ये मोंगोडीबी कंपास मैंने इंस्टॉल करा हुआ है यहाँ पे, और ये 127.0.17 यहाँ पे मैंने अपने डेटाबेस को क्रिएट किया हुआ था, और यहाँ पे स्टॉक लिस्ट नाम से मेरा एक डेटाबेस बन गया जिसके अंदर मेरे नंबर्स ऑफ टेबल्स हैं। तो ये मेरा डेटाबेस है। वापस अपने कोड पे आते हैं। तो ये मेरे मॉड्यूल्स के अंदर db.js है जहाँ पे मैंने अपने डेटाबेस को इनिशियलाइज़ कर रखा है। अब मेरे पास एक फ़ोल्डर है मॉडल्स के अंदर यहाँ पे नंबर्स ऑफ टेबल्स होती हैं। तो यहाँ पे फाइल के स्ट्रक्चर में क्या होगा, मॉडल्स के अंदर मुझे जितनी भी मेरी डेटाबेस की टेबल्स मुझे रिक्वायर्ड होंगी उन सबको मैं यहाँ पे डिफाइन कर लूँगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपनी 2 टेबल बना रखी हैं। बेसिकली मोंगोडीबी क्या होता है, मेरा नो सीक्वल होता है। तो जैसे हमारा एक सीक्वल होता है, एक नो सीक्वल होता है, तो ये हमारा जो मोंगोडीबी है वो नो सीक्वल है। तो अब जैसे नो सीक्वल में जो मेरी टेबल्स है इनका डिफाइन करने का जो भी सिंटैक्स है वो ये सब है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपने स्कीमा का नाम दे दिया, और न्यू इंस्टेंस बना के मेरी जितनी भी इस टेबल्स में कीज़ हैं उनको डिफाइन कर लिया। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 की है, तीनों को स्ट्रिंग डाला हुआ है और डिफ़ॉल्ट में नल डाला हुआ है। दैट मीन्स कि अगर फ्रंट एंड से कोई भी मेरे पास वैल्यू आती है तो मेरी वो स्टोर हो जाएगी, अदरवाइज़ यहाँ पे नल स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद मैंने एक की को मैंने बूलियन यहाँ पे इनिशियलाइज़ किया हुआ है, जहाँ बूलियन का मतलब ट्रू या फॉल्स मेरा स्टोर हो जाएगा इसमें।
टाइम स्टैम्प ट्रू का मतलब जब भी मेरा इस डेटाबेस को जब भी मेरा डेटाबेस कॉल होगा तो यहाँ पे 2 कीज़ बनती है मेरी, क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट। जिससे मुझे ये पता चलता है कि इस डेटाबेस को इस वाले डॉक्यूमेंट को कब क्रिएट किया गया है और कब अपडेट किया गया है लास्ट। जब भी मैं इस वाले डॉक्यूमेंट में काम करूँगा हर बार मेरा अपडेटेड एट अपडेट हो जाता है। उसके बाद मैंने एक्सपोर्ट करके जो भी मेरा डेटाबेस है मैंने उसको एक्सपोर्ट करा है। अब एक्सपोर्ट कमांड जो होती है मेरी बेसिकली क्या है, इस एक्सपोर्ट कमांड से जो भी मेरा फंक्शन का नेम है, कोई भी मेरा डेटा टेबल का नेम है, उसको मैं अपने थ्रू आउट द प्रोजेक्ट यूज़ कर सकता हूँ किसी भी फाइल में, किसी भी और दूसरी फाइल्स में। अगर मैं ऐसे इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा तो ये मेरा फंक्शन अगर मैं दूसरी कोई मेरी फाइल होगी वहाँ पे मुझे यूज़ करना होगा तो यूज़ नहीं होगा। तो एक्सपोर्ट कीवर्ड है ये मेरे इस वाले जो टेबल का नेम है, इसको थ्रू आउट द प्रोजेक्ट में कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ। तो कंट्रोलर में मेरे जितने भी लॉजिक्स हैं वो हो गए, मॉडल्स के अंदर जो भी मेरी टेबल हैं वो हो गई, मॉड्यूल्स के अंदर मेरी कोई एक्स्ट्रा फाइल्स हो गई, जैसे मैंने db.js यहाँ पे कॉल कर दिया। सपोज़ कोई मैं फंक्शन क्रिएट करता हूँ और वो फंक्शन मेरा 10 एपीआई में यूज़ हो रहा है, तो मैं उसको 10 बार कॉल ना करके मॉड्यूल्स के अंदर एक कॉमन फंक्शन की फाइल बना दूंगा और उस फाइल के अंदर उस फंक्शन को डाल दूंगा। और जब भी मुझे उस फंक्शन को यूज़ करना होगा, मैं उस फंक्शन को जहाँ भी मुझे यूज़ करना होगा मैं उसको सिर्फ कॉल कर लूँगा, मुझे बार बार 100 लाइन का कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। उस तो और सबसे फिर उसके बाद हमने एक राउट्स का फ़ोल्डर बनाया था जहाँ पे मेरे जितने भी राउट्स हैं उनको डिफ़ाइन कर दिया है। तो ये मेरा एक बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है कि कैसे मैंने अपने index.js में अपने सर्वर को रन करा। उसके बाद मैंने अपने राउट्स बनाए, राउट के अंदर जो भी लॉजिक थे उन लॉजिक को कंट्रोलर के अंदर लिखा। उन उन जो भी उस एपीआई का रिस्पॉन्स था उसको गेट करके डेटाबेस में सेव करने के लिए मैंने सबसे पहले अपने मॉड्यूल्स के अंदर db.js बनाई, जहाँ पे मैंने अपने जो डेटाबेस है उसको इनिशियलाइज़ करा। और मॉडल्स के अंदर जो भी मेरी टेबल थी जहाँ पे मुझे डेटा स्टोर करना था उन टेबल को डिफ़ाइन करा, उन टेबल के नेम को डिफ़ाइन करा और वहाँ पे अपना डेटाबेस स्टोर कर दिया। अब हम एक एपीआई को देखते हैं कैसे हम एक राउट्स को डिफ़ाइन कर रहे हैं, क्या हम लॉजिक लिख रहे हैं और कैसे हम डेटाबेस को स्टोर कर रहे हैं। तो ठीक है, तो उससे जाने से पहले सबसे पहले हम जैसे मैंने बताया कि जो भी मेरे यहाँ पे सिंटैक्स होते हैं गेट, पोस्ट, पैच, पुट, डिलीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में डिटेल वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक एपीआई का एग्जांपल लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक ये निफ्टी 50 की नेम से एक ये राउट बना रखा है और इसका जो लॉजिक है वो मैंने यहाँ पे अपने कंट्रोलर में user.js में यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बेसिकली इस एपीआई में हम ट्राई कैच का यूज़ कर रहे हैं। ट्राई कैच हमारे जो जितने भी हमारे एरर हैंडलिंग होती है उनमें काम आते हैं। ठीक है, और इसके अलावा मेरे पास डॉट कैच भी होता है एरर हैंडलिंग के लिए, तो ये अपने ऊपर होता है। उसके बाद बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, लाइक हमें नोड.जेएस पढ़ने से पहले हमारे पास जावास्क्रिप्ट जो है उनका बेसिक सिंटैक्स पता होना चाहिए कि एक्सपोर्ट जो कीवर्ड होता है वो क्या काम कर रहा है, मेरे कितने तरह के फंक्शन होते हैं, मेरे पास सिंक्रोनस फंक्शन होते हैं, असिंक्रोनस फंक्शन होते हैं, तो इनके बारे में पता होना चाहिए। नहीं तो हम आने वाली वीडियो में इनके बारे में डिटेल में देखेंगे कि असिंक्रोनस फंक्शन क्या होते हैं, असिंक अवेट क्या होते हैं, ठीक है, डॉट कैच क्या होती है। तो अभी सिर्फ हम यहाँ पे एपीआई का जो लॉजिक है हम वो वाला पार्ट देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया हुआ है इंस्ट्रूमेंट की नाम से। अब ये फंक्शन जो भी मुझे रिटर्न करेगा वो उसका जो भी आउटपुट है वो मैंने एक रिजल्ट कीवर्ड में स्टोर कर लिया है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे अपने फंक्शन को असिंक्रोनस बनाया हुआ है और यहाँ पे अवेट लगाया हुआ है। असिंक्रोनस फंक्शन का अब थोड़ा सा चलो पढ़ लेते हैं असिंक और अवेट के बारे में। कोई जो कुछ मेरे फंक्शन होते हैं जो कि मेरे असिंक्रोनस होते हैं और कोई मेरे नॉर्मल फंक्शन होते हैं। तो नॉर्मल फंक्शन और असिंक्रोनस फंक्शन में ये फ़र्क होता है कि जो मेरा असिंक फंक्शन है वो किसी भी पर्टिकुलर जो मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही हैं उनके लिए वेट नहीं करता है। सपोज़ कि मैं यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, उस फंक्शन को कॉल करने के अगर मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और इस फंक्शन के कॉल करने में या उसके आउटपुट रिस्पॉन्स गेट करने में अगर कुछ टाइम लग जाता है तो नोड.जेएस उसका वेट नहीं करेगी और आगे बढ़ जाएगी और आगे वाले कोड को एग्जीक्यूट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए मैंने अपने फंक्शन को असिंक्रोनस बनाया हुआ है। उसके बाद अब मैंने इंटेंशनली यहाँ पे अवेट यूज़ करा हुआ है क्योंकि मुझे जो भी इस फंक्शन का आउटपुट है उसका जो आउटपुट है उसका रिजल्ट मुझे चाहिए, देन उसके बाद ही मैं अपने डेटा में कुछ एक्शन परफॉर्म कर पाऊँगा। ठीक है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे अवेट लगा हुआ है, मतलब मैंने यहाँ पे इसको अवेट से इसको रोका है इसके आउटपुट को गेट करने के लिए कि इस जो भी ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है वो उसका वेट करे, उसका आउटपुट का वेट करे, उसके बाद ही मेरा आगे कोड एग्जीक्यूट हो। ओके,
तो यहाँ पे मेरा कोड एग्जीक्यूट होने के बाद जो भी मेरा रिजल्ट है, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लूप चला रखा है, दैट मीन्स मेरा जो रिजल्ट है ये एक एरे प्रोवाइड कर रहा है। उस एरे पे मैंने लूप चला के अब ये मेरे डेटाबेस में जो टेबल है उसका नाम है। यहाँ पे अगर आप गो टू डेफिनेशन करेंगे राइट क्लिक करके, तो यहाँ पे आप अपने टेबल पे पहुँच जाएंगे। और ठीक है, तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि हाँ, मेरा जो ये टेबल है सक्सेसफुली यहाँ पे इम्पोर्ट हो गई है। अब इसके अंदर डॉट क्रिएट एक कमांड है जो कि मेरे डेटाबेस में टेबल में डेटा क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है। और मेरा रिजल्ट डॉट आई मतलब रिजल्ट का आई, जितनी जितनी बार भी लूप चलेगा उतने ही ऑब्जेक्ट मेरे डेटाबेस में क्रिएट हो जाएंगे इस वाली टेबल में। और जो भी इसका रिजल्ट होगा ये रिटर्न डॉट, अब यहाँ रिटर्न मैंने उस चीज़ को रिटर्न कर दिया है, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200। अब यहाँ पे हमारे दो नंबर कई तरह के स्टेटस कोड होते हैं, जैसे 200 होता है 201 होता है, 300 होता है, 400 होते हैं, 500 होते हैं। तो इन सब के अलग अलग मीनिंग्स हैं, आप इसको देख सकते हैं। तो बेसिकली 200 का मतलब होता है कि मेरी एपीआई सक्सेसफुली रन कर गई है। कुछ में हमने 400 भी डिफाइन किया हुआ है, 500 डिफाइन किया हुआ है। तो 400 और 500, 400 का मतलब कि इस एपीआई में कुछ एरर आ चुका है तो इसलिए वो रन नहीं करी है। 500 का मतलब है कि कोई सर्वर से कोई दिक्कत हो गई इसलिए 500 रन करी है। तो अब ये हमारी रिटर्न स्टेटमेंट है। रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर मैंने एक जेसन में ऑब्जेक्ट पास करा है, जहाँ पे मैंने एक मैसेज, जब भी मेरी एपीआई सक्सेसफुली रन हो जाएगी तो सक्सेस का मैसेज आएगा और रिटर्न में जो भी मेरा रिजल्ट होगा उसको वो वहाँ पे दिखा देगा। तो ये मेरी एक एपीआई थी, बेसिक एपीआई थी, जहाँ पे मैंने अपने डेटाबेस में कैसे डेटा को क्रिएट करा है। अब मैं अपने डेटाबेस को भी दिखा दूँ यहाँ पे। तो मेरी जो स्टॉक प्राइसेस के नाम से की थी, तो जो अब रिजल्ट डॉट आई मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ है रिजल्ट डॉट आई, तो जो रिजल्ट है वो मेरा कि उसने मेरे कितने सपोज़ कि मेरा ये वाला डॉक्यूमेंट रिटर्न करा और उसको ही मैंने डायरेक्ट यहाँ पे इसको राइट कर लिया। आई थिंक हम दूसरे नाम से देख रहे हैं, स्टॉक की नेम से। तो बेसिकली मेरा ये फर्स्ट वाला डॉक्यूमेंट है जिसको हम देख रहे हैं, जहाँ पे मैंने स्टॉक्स नाम से की डिफाइन करी थी, इंस्ट्रूमेंट की है, नेम है, निफ्टी 50 है, और यहाँ पे टाइम स्टैम्प होता है जो क्रिएटेड और अपडेटेड, और ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। तो ये मेरा डेटाबेस क्रिएट हो गया है यहाँ पे। तो ये हमारी Node.js की सिंपल एकदम बेसिक चीज़ें थी कि कैसे मैंने अपना एक सर्वर क्रिएट करा, कैसे मैंने अपना एक राउट डिफाइन करा, डिफाइन करने के बाद मैंने अपने लॉजिक लिखे, लॉजिक करने के बाद कैसे मैंने अपने डेटाबेस को सेटअप करा, अपनी टेबल्स डिफाइन करी और वहाँ पे अपने डेटाबेस को सेव करा। और अभी जैसे हमने देखा था, हमने index.js में 700 पे रन कर रहा है। अब 700 में रन करने के बाद हमें अपनी एपीआई को टेस्ट भी करना होगा। तो इसमें हम एक चीज़ और देखेंगे कि हमने एपीआई बना तो ली है, अब उसको हम टेस्ट कैसे करेंगे। तो पोस्टमैन हमारे पास एक टूल होता है जिसमें जो भी हमने एपीआई बनाई है हम उसको यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, हमें यहाँ पे सपोज मैं एक नया एंटिटी क्रिएट कर लिया है, यहाँ पे गेट पोस्ट पुट पेज डेट, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चीज़ें होती हैं कि जो भी आपका एपीआई, जहाँ पे सिंटैक्स में जैसे आपको बता रहा था, वो जिस भी तरह की एपीआई है हम उसको पहले यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे। सपोज मेरी गेट की है तो गेट की कर लेंगे, पोस्ट की है तो पोस्ट की, पुट की है तो पुट की। तो मैं यहाँ पे मैंने गेट की करी हुई थी। अब यहाँ पे हम अपना एपीआई का राउट डालेंगे। अब एपीआई का राउट क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये सबसे पहले मेरा लोकल होस्ट में मैंने एपीआई रन कर रही है, कॉलन उस पोर्ट नंबर का नाम जहाँ पे मेरा सर्वर रन कर रहा है 7000। अब स्लैश यूज़र स्लैश उस एपीआई का नेम। अब स्लैश यूज़र और स्लैश एपीआई का नाम मतलब यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि राउट्स के अंदर मैंने एक फाइल बना रखी है user.js, मतलब जो भी मेरा एपीआई का राउट है वो यूज़र के अंदर है, user.js के अंदर है। तो मैंने अपने यहाँ पे जो भी मेरा URL है मैंने उसको बोला कि 7000 पे रन तो कर रहा है। उसके बाद मेरा यूज़र एक फाइल बनी हुई है, उसके अंदर मेरा ये एपीआई का राउट है, आप इसको जाके कॉल करो। तो जब मैं इसको यहाँ पे कॉल करूँगा तो जो भी मेरा डेटा होगा वो यहाँ पे रिस्पॉन्स में मुझको ये चीज़ें दे देगा। तो ये भी मेरा ये रिस्पॉन्स आ रहा है डेटाबेस से आ रहा है, मैंने डेटाबेस सेव करके और जो भी मेरी वैल्यूज़ थी उनको गेट कर लिया। तो ये मेरा पूरा रिस्पॉन्स है। तो पोस्टमैन मेरा यूज़ होता है जो भी मैंने एपीआई बनाई है उसको टेस्ट करने के लिए। पोस्टमैन एक बहुत अच्छा टूल है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे और डिटेल में देखेंगे कैसे पोस्टमैन के थ्रू हम अपनी एपीआई को टेस्ट कर सकते हैं। ओके, कोई भी मेरी अगर थर्ड पार्टी एपीआई हैं, सपोज मेरे पास कुछ थर्ड पार्टी एपीआईज भी होती हैं, वो कैसे रन कर रही हैं उनका कोड देखने के लिए वो भी हम पोस्टमैन में देख सकते हैं। कैसे हम अपने यहाँ पे इन्वायरमेंट डिफाइन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे ऑथराइजेशन होती है, किसी एपीआई में मुझे ऑथराइजेशन की नीड होती है, तो कैसे हम यहाँ पे उसका कोई भी टोकन होता है या फिर JWT बेयरर टोकन होता है, कैसे हम पास करते हैं, ये आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे।
ये थोड़ा सिक्योरिटी का पार्ट होता है कि कैसे हम वैलिडेशन यूज़ यहाँ पे वैलिडेशंस यूज़ कर रहे हैं।